हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अमनदीप कौर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पे हमने पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि 1773 का एक्ट आया, जिसकी पहले हमने पूरी स्टोरी देखी थी कि क्यों एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि कंपनी जो थी वो उसके कर्मचारी काफ़ी भ्रष्ट हो चुके थे और कंपनी जो है वो घाटे में जा रही थी। तब वहाँ के व्यापारियों ने या वहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि इस कंपनी को थोड़ा कंट्रोल करें। तो इसके कंट्रोल के लिए ही जो 1773 का एक्ट आया था। तो पूरा कंट्रोल अभी भी स्थापित नहीं हो पाया, इसलिए आज हम देखेंगे कि 1784 का एक्ट लाने का मेन मकसद क्या था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अगला एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आज हम देखेंगे कि जो 1773 के एक्ट में कमियां रह गई थी कि पूरा कंट्रोल जो है वो स्थापित नहीं हो पाया, वो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू उन्होंने कैसे स्थापित करने की कोशिश की। तो चलिए स्टार्ट करते फिर आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे और भारत संविधान के विकास में इसने कैसे योगदान दिया। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो ये 1784 का एक्ट है, ये पहला ऐसा संवैधानिक दस्तावेज है जिसका जो शीर्षक था वो उन्होंने दिया था कि ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। मतलब पहली बार जो है अंग्रेज हैं उन्होंने माना कि हम भारत पर शासन कर रहे हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये एक्ट लाया हुआ। क्योंकि पहले 1765 की जो है संधि हो चुकी थी, इलाहाबाद की संधि, बंगाल पे कब्जा कर लिया था, पर उन्होंने डायरेक्ट शासन नहीं किया था। अब 1784 का उन्होंने पहला ऐसा एक्ट लाया है जिसमें उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है कि हम भारत पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर हम कैसे शासन करेंगे। इसके प्रावधान जो है इस एक्ट में उन्होंने दिए हैं। तो पहला तो ये सबसे मेन पॉइंट हो गया कि पहला ऐसा वैधानिक दस्तावेज कौन सा था जिसमें उन्होंने ब्रिटिशों ने माना कि हम जो है भारत पे शासन करेंगे, कि भारत में ब्रिटिश शासनाधीन जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उन पे हम कैसे रूल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे पहले कंपनी के हमने देखे थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी उनके ऊपर जो सर्वोच्च संस्था थी वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यही सब काम करते थे, व्यापारिक कार्य भी यही देखते थे कंपनी के, और जो राजनीतिक कार्य हैं वो भी यही देखते थे। अब क्या क्या ब्रिटिश सरकार ने कि इनके जो व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया कि आप ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही दोनों का अब से नहीं देखेंगे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ क्या देखेंगे, व्यापारिक कार्य, कि जो व्यापार कर रहे हैं इसके लिए जो भी कानून नियम बनाने हैं वो कौन देखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो व्यापारिक कार्य कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो यहाँ पर राजनीतिक कार्य होंगे, राजनीतिक कार्य मतलब जैसे बंगाल पे कब्जा कर लिया है, अब बंगाल जो है वो किसके साथ संधि करेगा, युद्ध करेगा या कुछ भी ऐसा, जो आगे जो क्षेत्र जीत रहे हैं उनके ऊपर शासन कैसे करना है, उनके किस राज्यों के साथ संबंध होगा, ये सब आ जाता है राजनीतिक कार्य में। तो राजनीतिक कार्यों के लिए उन्होंने एक नई संस्था बना दी ब्रिटिश सरकार ने, जिसको बोला गया राजनीतिक कार्य जो अलग कर दिए थे उसकी जो कानून वगैरह बनाने के लिए कौन सी संस्था बनेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बना दी उन्होंने एक संस्था, ताकि जो कंपनी के व्यापारिक कार्य हैं और राजनीतिक कार्य हैं उनको अलग कर दिया जाए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे, जो कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो नियुक्त करता था। अब यहाँ पर ये देखने की बात है कि जैसे 1765 की संधि हुई थी,
उसमें भारत में द्वैध शासन लागू हो गया था। द्वैध शासन का मतलब होता है कि दो लोग शासन करें। एक तो जो जो मतलब वित्तीय कार्य थे वो देख रही थी ब्रिटिश कंपनी, और जो वहाँ के राजनीतिक कार्य थे वो देख रहा था वहाँ का नवाब। तो फिर 1772 में जो वारन हेस्टिंग आया था, उसने ये द्वैध शासन ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब 1784 में ये द्वैध शासन फिर से लागू हो गया, क्योंकि एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ब्रिटिश कंपनी के थ्रू शासन करेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इनके थ्रू शासन करेगा ब्रिटिश क्राउन। तो भारत पे फिर से द्वैध शासन लागू हो चुका है। ये हो गया हमारा दूसरा प्रावधान कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो व्यापारिक कार्य हैं और राजनीतिक कार्य हैं उनको अलग कर दिया गया है, जिसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की नई संस्था जो है वो बना दी गई है। सबसे पहले फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ जो गवर्नर जनरल की 1773 में कार्यकारी परिषद बनी थी, उसमें 4 मेंबर जोड़े थे। लेकिन अब उस मेंबर 4 से घटा के कितने कर दिए हैं, 3। लेकिन अभी भी जो गवर्नर जनरल है उसको इनके बहुमत पे ही काम करना है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल है उसको पूरी पावर्स नहीं दी गई है, क्योंकि उन्होंने बनाया ही इसीलिए है कि हम जो कंपनी के गवर्नर जनरल हैं उन पे कंट्रोल स्थापित कर सकें। तो ये तो होगी कि उसके जो मेंबर हैं वो 3 कर दिए गए। अब जो दूसरे राज्य थे, जो दूसरे क्षेत्र थे भारत में, बंगाल पर तो उनका नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिसका गवर्नर जनरल मेन जो अधिकारी था, और बाकी एक था बम्बई उस समय जिस पे अंग्रेज़ों का शासन था, दूसरा था मद्रास। इसके जो पहले गवर्नर होते थे वो खुद ही कानून बनाते थे, लेकिन 1773 के बाद जो है सारी पावर्स जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी। अब यहाँ पर इसका नियंत्रण करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया कि इसका आप नियंत्रण भी कर सकते हैं और निरीक्षण भी कर सकते हैं कि ये काम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रावधान ये भी कर दिया कि जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर है, अगर वहाँ की जो मतलब जैसे गवर्नर जनरल के लिए 3 मेंबर की कार्यकारी परिषद बनाई हुई थी, वैसे ही बम्बई और मद्रास के लिए भी जो गवर्नर थे उनके लिए भी 3 मेंबर्स की कार्यकारी परिषद बनाई हुई थी। अगर वहाँ ये 1784 के एक्ट में ये प्रावधान कर दिया कि अगर ये गवर्नर और इनकी कार्यकारी परिषद बंगाल के गवर्नर जनरल के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला लेती है, कोई उसके ख़िलाफ़ जाके जैसे गवर्नर जनरल में कुछ लागू किया है, उन्होंने उसके कानून को काट के कोई और कानून लागू कर दिया है, तो वो क्या है, वहाँ की सरकार जो है वो भंग हो जाएगी। मतलब वहाँ की जो कार्यकारी परिषद और गवर्नर को अपना पद जो है वो खाली करना पड़ेगा। इसलिए सारी पावर्स किसके अंडर आ गई हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो एक प्रावधान ये हो गया कि जो मद्रास और बम्बई है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के निरीक्षण और नियंत्रण के अधीन आ गया है। फिर क्या हुआ कि जो यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी काम कर रहे हैं, अब शासन करना है तो अधिकारी भी आएंगे, कोई पुलिस के या कुछ भी सेना के। तो अगर वो कोई किसी भारतीय के साथ कोई दुर्व्यवहार करते हैं तो उनके खिलाफ़ अगर किसी भारतीय ने कोई शिकायत करनी है तो उसके लिए शिकायत जाके किधर कर सकते हैं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में उन्होंने प्रावधान कर दिया कि अगर आपको किसी ब्रिटिश अधिकारी से कोई प्रॉब्लम है तो इंग्लैंड में। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों का दोगलापन देखो कि भारत की जनता तो पहले ही अनएजुकेटेड है, ऊपर से गरीब है, इतना तो लूट लिया, गरीब तो होनी थी। तो अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी इधर उनसे दुर्व्यवहार करेगा या उनसे कुछ ज़्यादा टैक्स लेगा, उनसे कुछ ज़्यादा कर लेगा, तो वो इंग्लैंड कैसे चले जाएंगे। देखने जैसे हाथी के दांत देखने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, वैसे ही ये इन्होंने प्रावधान कर दिया कि अगर आपको कुछ शिकायत वगैरह करनी है तो आप इंग्लैंड में जाके कर सकते। अब इतनी दूर कौन जाएगा, वो भी भारतीय बेचारे। तो ये तो कोई प्रावधान का कुछ मीनिंग बनता ही नहीं है। तो एक प्रावधान ये हो गया। अगला प्रावधान उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जो हैं, अगर किसी भी क्षेत्र के या दूसरे, जैसे बंगाल हो गया, अब बंगाल पे तो उनका कब्जा ही था, जैसे पास में राज्य पड़ते हैं, अवध पड़ता है, पंजाब पड़ता है, या कुछ भी जितने भी भारत के क्षेत्र थे, अगर उनके साथ कोई युद्ध करना है, कोई संधि करनी है, कोई समझौता करना है,
तो ये सारे काम पहले गवर्नर जनरल खुद कर लेता था, पर अब उस पे बिठा दिया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कि अगर ये सब काम आपने करने, क्योंकि ये सारे काम क्या किस श्रेणी में आ जाते हैं, राजनीतिक कार्य की श्रेणी में। अगर ये सारे काम करने हैं तो उससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मंजूरी लेना जो है वो ज़रूरी कर दिया गया। तो ये सारे प्रावधान थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के, जिसका मेन मकसद यही था कि भारत में जो ब्रिटिश कंपनी है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और एक केंद्रीय व्यवस्था बना दी जाए जिसमें सारी पावर्स जो है वो गवर्नर जनरल के अंडर कर दी गई और भारत पे जो है द्वैध शासन लागू हो गया। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ब्रिटिश क्राउन जो है वो भारत पे शासन कर रहा था और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ब्रिटिश कंपनी के थ्रू जो भारत पे शासन कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम दूसरे जो इसके बाद एक्ट आएगा उस पर हम कल बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। गुड बाय, धन्यवाद।